दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की क्लास में हम समझेंगे कि जब हम अपने लोन की एप्लीकेशन किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी एनबीएफसी में लेकर जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि भैया जरा अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाओ हमको, अपना जरा प्रॉफिटेबिलिटी बताओ हमको। दोस्तों अब हमें समझ नहीं आता कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ मिलती है। जी दोस्तों, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं बनी बनाई आपके प्रोजेक्ट की नहीं मिलेगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने जैसे प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिर उसको अमेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप लोन की एप्लीकेशन लेकर जाएं बैंक में और वो जब कहें कि भैया प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो, तो आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। दोस्तों आज का जब ये क्लास खत्म होगा तब आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने आप बिल्कुल बना पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिकली ये बताती है आपके बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, सब कुछ। आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, कितना पैसा आप लगाएंगे, कितना लोन आप बैंक से चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल कितनी है, टर्म लोन कितना है, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट। दोस्तों चलिए समझते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट क्या होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले यानी सबसे पहला पेज जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का है वो होगा इंट्रोडक्शन। दोस्तों इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। यानी आप सबसे पहले लिखिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए एक वर्ड इंट्रोडक्शन। और दोस्तों इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिखिए, आप पहला पैराग्राफ लिखिए दोस्तों इंट्रोडक्शन में अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर बिजनेस। आप बताइए कि जी मैं जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये किस कंपनी की है, किस फर्म की है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, किस रूप में हम अपना बिजनेस करेंगे या कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद आप ब्रीफ डिटेल दीजिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। यानी अगर आपका नया प्रोजेक्ट है तो आप बताइए कि भाई हम ये कोरोगेटेड बॉक्सेस की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, हम रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। यानी जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। या आपका अगर एग्जिस्टिंग चल रहा है बिजनेस तो भी बताइए कि हमारा जो बिजनेस है साहब इस चीज का बिजनेस हम करते हैं, हम करीब इतने जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा वो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा ब्रीफ में यहां पर लिख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद इस इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफ दीजिए प्रमोटर्स के बारे में। आप बताइए कि ये जो कंपनी या फर्म है उसको किसने प्रमोट किया है, उनके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर, प्रोपराइटर कौन है। यहां थोड़ा सा दोस्तों एक पैराग्राफ में आप बताइए कि जो इसके प्रमोटर हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं और उनका क्या विजन है। दोस्तों इसके बाद आप बताइए कि यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो आप कहिए कि जो टोटल प्रोजेक्ट है वो इतने का है, इसमें से हम इतने रुपए का लोन चाहते हैं, इतना टर्म लोन और इतना वर्किंग कैपिटल। यानी आप रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप इंट्रोडक्शन में ब्रीफ में ये आप मान के चलिए कि 2 से 3 पेज आप इसमें कवर कर सकते हैं। यानी आप एक कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रीफ अबाउट द प्रोजेक्ट, ब्रीफ अबाउट द प्रमोटर्स और रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आप चाहते हैं बैंक या इंस्टीट्यूशन से। ये दोस्तों आपका खत्म हो गया इंट्रोडक्शन। दोस्तों अब दूसरा जो पेज शुरू होगा, दूसरा जो हेडिंग शुरू होगा, दूसरा जो कंटेंट है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वो है दोस्तों प्रमोटर्स। जी हाँ प्रमोटर्स, और प्रमोटर्स के बारे में दोस्तों अब यहां आपको डिटेल में बताना है। तो आपको डिटेल में दोस्तों ऐसे बताना है कि जो भी प्रमोटर है, आप अगर 4 प्रमोटर हैं तो पहले आप एक का नाम लिखिए, उनके बारे में पूरा उनका नाम, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, उसके बाद एज, उनके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट हैं वो, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर दोस्तों आप उनकी बैकग्राउंड बताइए,
कि उनको एक्सपीरियंस क्या है, ये बताइए आप थोड़ा। जैसे मैंने आपको दोस्तों पहली क्लास में बताया था कि आप वो बिजनेस करें जिसका आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो। तो यहां भी बैंक जानना चाहेंगे कि भाई आपको इस लाइन का, चाहे वो जॉब में हो या वो किसी दूसरी यूनिट में आप कुछ पार्टनर, प्रोपराइटर, डायरेक्टर हो, या और किसी तरह अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप बता दीजिए यहां प्रमोटर्स के अंतर्गत। दोस्तों उसके बाद आप बताइए ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, यानी ये आप बताइए कि अगर जितने भी प्रमोटर्स हैं उनमें से हर के बारे में दोस्तों आपको अलग अलग लिखना है। आप बताइए कि साहब क्या इन्होंने कभी किसी बैंक से लोन लिया, अगर लिया तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो रेगुलर है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बैंकर्स के लिए जानना। दोस्तों इसके बाद आप ये भी बताइए कि क्या वो प्रमोटर किसी दूसरी यूनिट से भी एसोसिएटेड है। दोस्तों दूसरी यूनिट से एसोसिएशन से मतलब ये है कि अगर जिसके बारे में, जिन प्रमोटर के बारे में आप यहां लिख रहे हैं, अगर वो किसी दूसरी फर्म में प्रोपराइटर हैं, पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं या कभी रहे हैं पहले भी, आप बताइए कि साहब ये इस दूसरी फर्म में भी है, वो ये काम करती है। उस एसोसिएट कंसर्न के आप दोस्तों 3 साल की ब्रीफ फाइनेंशियल भी बता दीजिए। साथ में ये भी बताइए कि देखिए उस कंपनी ने लोन लिया था और कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है। दोस्तों इसके बाद आप हर प्रमोटर के बारे में उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बताइए। दोस्तों फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है आप उनकी नेटवर्थ बताइए। नेटवर्थ में दोस्तों होता है कि जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा नेटवर्थ होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक मकान है जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है, मैंने उसके लिए एक हाउसिंग लोन ले रखा है। जो मैंने हाउसिंग लोन लिया है उसका आज का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20 लाख है, तो मेरी नेटवर्थ 50 लाख माइनस 20 लाख 30 लाख हो गई। तो इसी तरह दोस्तों जितनी भी एसेट्स हैं मूवेबल और इमूवेबल, यानी कोई लैंड है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, कोई घर है, कोई फ्लैट है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ये आपके इमूवेबल एसेट्स हो गई। आपके नाम में कोई एफडीआर है, आपकी कोई एलआईसी है, कुछ और आपके सेविंग बैंक में डिपॉजिट है, कोई भी और आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास कैश इन हैंड है, वो आप सभी लिखिए एसेट्स में। और अगर उनके अगेंस्ट कोई लोन ले रखा है तो उसकी करंट आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी में दिखाकर उसको माइनस कर दीजिए या डिडक्ट कर दीजिए और लीजिए आपकी नेटवर्थ आ गई। दोस्तों इसके बाद आप हर प्रमोटर के बारे में उनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ लिखिए कि वो टेक्नोलॉजिकली या टेक्निकली उनके पास क्या स्ट्रेंथ है। दोस्तों आप हर प्रमोटर के बारे में उनकी मैनेजरियल स्ट्रेंथ भी लिखिए जो एक्सपीरियंस से डिसाइड होगी। दोस्तों ये हो गए हमारे 2 चैप्टर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। आइए दोस्तों चलते हैं तीसरे चैप्टर पर जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरह का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं क्या उसमें कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अगर है तो उसका सोर्स क्या है, क्या आप कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसका क्या बैकग्राउंड है, किसके साथ कर रहे हैं, आप अगर कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या वो इंडियन कल्चर, इंडियन एटमॉस्फेयर, इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ मैच करती है या नहीं, उसका सिंक्रोनाइजेशन, सूटेबिलिटी प्रॉपर है या नहीं। फिर आप बताइए कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे वो रिलायबल है या नहीं, यानी पहले भी उस तरह का जो प्रोडक्ट है या प्रोसेस है उसको यूज किया गया है और वो टेक्नोलॉजी रिलायबल है। दोस्तों आप ये भी बताइए कि इंटरनेशनली इस टेक्नोलॉजी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और साथ में जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी बतानी होगी टेक्नोलॉजी की। ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है लेकिन इतनी महंगी है कि पूरे हमारे प्रोजेक्ट को अनवायबल कर देगी। और साथ में बताइए कि कोई खास एट्रीब्यूट्स इस टेक्नोलॉजी के साथ अगर जुड़ा है तो उसके बारे में भी आप टेक्नोलॉजी के ऊपर डिटेल में बता दीजिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। दोस्तों ये हो गया हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का चैप्टर नंबर 3। आइए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बैंकर्स हमेशा जानना चाहते हैं कि भैया आप बना तो लोगे, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आप जो प्रमोटर्स हैं वो भी एक्सपीरियंस है, आपके पास पैसा भी है, नेटवर्क भी है, बेचोगे कहां भाई साहब। तो मार्केटिंग के ऊपर या मार्केट के ऊपर आप अगला चैप्टर लिख कर दे दीजिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपने बैंक को।
दोस्तों आप यहाँ मार्केट का जो चैप्टर है उसमें आप बताइए कि साहब ओवरऑल इंडस्ट्री सिनेरियो क्या है। दोस्तों ओवरऑल इंडस्ट्री सिनेरियो के लिए आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स या बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल भैया के पास मिल जाएंगी, तो आप गूगल कर लीजिएगा। वहां से आपको जो टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री सिनेरियो चल रहा है, जैसे आप ऑटोमोबाइल पार्ट का अगर कोई आप यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप देखिए, अगर आप टू व्हीलर के पार्ट्स बनाना चाहते हैं तो आप देखिए कि टू व्हीलर इंडस्ट्रीज का जो ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा है वो क्या है, ग्रोथ में है या डाउनवर्ड है, कितने पीसेस बन रहे हैं हर साल, उन जो यूनिट्स हैं वो जो बना रही हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तो आप ओवरऑल इंडस्ट्री सिनेरियो देख लीजिए। आप कह सकते हैं कि देखिए अभी कोविड का समय है या आगे भी आने वाले समय डिजिटल है, उस समय पर अब लोग पसंद करते हैं कि भैया घर पे सामान दे दो, हमारा ऑनलाइन शॉपिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे डिलीवरी बॉयज की जरूरत होगी। जब बहुत सारे डिलीवरी बॉयज की जरूरत होगी तो बहुत सारे टू व्हीलर्स की भी जरूरत होगी। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री सिनेरियो क्या है हमारे इस प्रोडक्ट का जो हम बनाते हैं या बनाना चाहते हैं। आप दोस्तों मार्केट साइज, जैसे मैंने आपको बताया कि बताइए कि टोटल कितनी डिमांड है इस प्रोडक्ट की, कितनी सप्लाई हो रही है, यानी मार्केट साइज क्या है और क्या होने की उम्मीद है। साथ में मैंने आपको जैसे बताया कि ग्रोथ ट्रेंड अगर कुछ है तो वो भी बताइए कि ये पिछले 4, 5, 6 सालों में जो ग्रोथ है उसका ट्रेंड क्या है, और बहुत सारे आपको प्रोजेक्शंस भी मिल जाएंगे कि आने वाले समय में क्या उम्मीद है इस ग्रोथ का। दोस्तों फिर आप ये बताइए इस मार्केट चैप्टर में कि जी ये जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं ये कितना कॉम्पिटिटिव है, यानी कितनी इंडस्ट्री ऐसी है जो यहाँ लगी है हमारे स्टेट में या हमारी कंट्री में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट का सेल करना चाहते हैं ज्यादा। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें क्या कोई एंट्री बैरियर है, यानी हम लगा रहे हैं दूसरे को आना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत टेक्निकल है, ये पैसे की भी इसमें जरूरत होती है काफी। यहाँ पर हर कोई इसमें नहीं आ सकता, कुछ एंट्री बैरियर है और हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज है कि हम उस एंट्री बैरियर को तोड़ सकते हैं। साथ में दोस्तों एक तो मैंने आपको बताया कि भाई आप ओवरऑल इंडस्ट्री सिनेरियो बताइए, ओवरऑल मार्केट साइज बताइए, फिर आपका जो रीजन है आप जहां सेल करना चाहते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट हो, अपने मार्केट के टारगेट के बारे में बताइए कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और वहां का क्या हाल है। दोस्तों आप जब कोई इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई और बिजनेस शुरू करते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होंगी तब ठीक है आपका बिजनेस तेज गति से दौड़ेगा, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ही नहीं हुई तो आप कितनी भी मेहनत कर लें आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे दोस्तों मैंने किसी और क्लास में बताया था कि अगर आप गांव में जाकर या छोटे कस्बे में जाकर आईटी की फैक्ट्री लगा लेंगे तो दिक्कत होगी। आप कोई एग्रो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और आप कहीं ऐसी जगह बना लेंगे जहां से रॉ मटेरियल आने में दिक्कत हो तो दिक्कत होगी। इसलिए दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैंक भी ये जानना चाहते हैं कि जहां आप लगा रहे हो अपना बिजनेस, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो आपको चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन है। दोस्तों तो एक तो आप ये जो अगला चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये डाल लीजिएगा अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। अब आप लिखिए इसमें दोस्तों, पहले आप लिखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में लैंड, एक हेडिंग लिख दीजिए। आप लिखिए कि साहब जो लैंड है वो इजीली अवेलेबल है, इसके रेट्स भी रीजनेबल है, जिस चीज के लिए हम लगाना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट उस चीज के लिए ही है। यानी आप अगर इंडस्ट्री के लिए लगाने जा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं तो लैंड यूज इसका इंडस्ट्रियल है। अगर आप कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो आप कहिए इसका लैंड यूज कॉमर्शियल है। आप होटल बनाने जा रहे हैं तो बोलिए इसका जो लैंड यूज है वो होटल के लिए ही है। आप अगर कोई और कोई चीज करने जा रहे हैं, नर्सिंग होम बनाने जा रहे हैं, तो आप बताइए कि साहब यहाँ पर हम नर्सिंग होम या हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में सबसे पहले बताइए कि जो लैंड है आपको अवेलेबल है एट रीजनेबल रेट्स और वो लैंड ठीक है आपके प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों फिर आप नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में बताइए कि भैया जो यूटिलिटीज हैं, यानी दोस्तों वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर है, ये जो चीजें हैं जो यूटिलिटीज की हैं
उनकी अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन है। यानी अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जहां पर आपको वाटर डिस्पोजल करना पड़ेगा, तो आप अगर कोई शहर के बीच में या कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में लगा दें कि भाई मैं पेपर मिल लगा रहा हूं, दोस्तों पेपर मिल में वाटर की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है। अब वहां पर वाटर आप कहां से लेंगे? क्या आप नीचे से बोर करके ले सकते हैं वाटर इतना, या कहां से आएगा वाटर? और अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ वाटर डिस्पोजल हो रहा है, तो क्या पास में कोई नदी नाला ऐसा है जहां पर आपको ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें डिस्पोजल करने की परमिशन है या नहीं? दोस्तों आपको यह भी देखना होगा कि जितनी पावर की आपको रिक्वायरमेंट है वो पावर आपको वहां मिल पाएगी अनइंटरप्टेड या नहीं। इसके बारे में भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में लिख दीजिएगा। दोस्तों फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में बात आती है कि भाई जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो हमें यहाँ पर रीजनेबल रेट में मिलेगा, या ये हमें बहुत दूर से कहीं मंगाना पड़ेगा, या इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत स्केर्ड है, यानी बहुत मुश्किल से मिलता है सारे रॉ मटेरियल। उसके बारे में भी आप यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में लिख दीजिएगा। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो आप बताइए कि साहब यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री पहले भी लगी हुई हैं, यहाँ पर आसपास में ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो रहते हैं, जो इंडस्ट्री है हमारी तरह की इंडस्ट्री और भी है, इसलिए यहाँ पर स्किल्ड लेबर भी मिल जाएगी। तो आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में यहाँ बताइए कि आपके इन लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रॉ मटेरियल, मैन पावर, इनकी क्या स्थिति है आपके इस जगह पर जहां आप अपनी फैक्ट्री या अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर मैं कहूं कि आप सरिये की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपको रोज आना वहां पर बहुत सारे ट्रक चाहिए आने के लिए, माल ले जाने के लिए, और भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अधिकतर आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए। आपको देखना होगा कि आपका जो मार्केट टारगेट है, जो मैंने आपको बताया पीछे, वो कहां पर है। अगर वो दूर है तो आपको देखना चाहिए कि वहां रेलवे की भी फैसिलिटी है या नहीं, अगर आपको रेल से माल भेजना है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो देखिए वहां पर आसपास में पोर्ट है, या बाई एयर आप भेजना चाहते हैं, कितनी दूर है, क्या है। और ये भी देखिए कि जहां आप फैक्ट्री लगा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो बहुत वो अंदर जाके बहुत ऐसी जगह पर हो जहां छोटी छोटी गलियां हो और वो ट्रक तो साहब वहां पर आ ही नहीं सकता, आएगा तो मुड़ नहीं सकता। तो आपको ये भी बताना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज हैं वो वहां पर प्रॉपर हैं या नहीं, जहां आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में ये भी बताइए कि भाई यहाँ पर बैंक भी पास में है साहब, पोस्ट ऑफिस भी पास में है, जो हमारे स्टाफ आएंगे उनके लिए रहने के लिए हाउसिंग की फैसिलिटी भी रीजनेबल रेट पर मिलती है, कोई हॉस्पिटल भी आसपास में है या नहीं, ताकि अगर कभी कोई वर्कर या कोई जो प्रमोटर है उनमें से किसी की तबीयत खराब हो जाए तो तुरंत वहां जा सकें। ये भी बताइए कि भाई वहां पर आसपास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप बहुत रिमोट एरिया में लगा लें, वहां पर जो आपके जो स्टाफ है वो आ ही ना सके, वो कहें कि साहब मैं यहाँ अगर शिफ्ट हो जाऊंगा, जहां पर हो सकता है कि आप कहें कि भाई आप 24 घंटे रहें या रात की ड्यूटी भी करें, वो कहेंगे कि साहब मैं अगर यहाँ शिफ्ट हो गया अपनी फैमिली को लेकर तो मेरे तो जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन ही खतरे में पड़ जाएगी। तो आप ये भी बताइए कि आसपास में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है या नहीं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट। आप एक फ्लो चार्ट बनाकर बताइए पूरा कि कैसे रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रपोज्ड मशीन बताएंगे कि ये मशीन मुझे चाहिए, तब देखेगा बैंक कि भाई ये आपके फ्लो चार्ट में यानी आपके प्रोसेस में है या नहीं, ये प्रोसेस इस मशीन की जरूरत है या नहीं। दोस्तों जब आपने ये कर दिया अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, आप एक चैप्टर बनाइए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, क्योंकि दोस्तों जो प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ही डिपेंड करेगी। दोस्तों इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करके बताना है पूरी तरह से। आपको ध्यान रखना है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करते हुए या अपना प्रोजेक्ट फाइनल करते हुए कि जो आपकी मशीन है उनका प्रॉपर बैलेंसिंग होना चाहिए। दोस्तों मेरा मतलब ये है बैलेंसिंग ऑफ मशीन से कि
जो कैपेसिटी है वो सभी मशीनों की आपस में सेम होनी चाहिए। यानी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं दोस्तों। जैसे हमने एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया, सबसे पहला प्रोसेस होगा दोस्तों उसमें, अगर हमने डाइंग कलर नहीं किया तो हम पहले कपड़ा लाएंगे, उसको काटेंगे। दोस्तों अब कटिंग की कैपेसिटी तो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जो कटिंग करती है मशीन उसकी कैपेसिटी तो एक के ऊपर वो ध्यान रख के बहुत सारे काट लेते हैं। अब आता है दोस्तों उन कटिंग के बाद उनको सिलाई करना। दोस्तों जब सिलाई करते हैं तो जितनी हमारी मशीन्स है, स्टिचिंग मशीन है, उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि आपकी जो कटिंग की कैपेसिटी है वो है 5000 शर्ट्स पर डे, से फॉर एग्जाम्पल। अब आपने जो मशीनें लगाई स्टिचिंग मशीन, उनके हिसाब से जितनी आपने मशीन लगाई उनके हिसाब से आप एक दिन में 1000 शर्ट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आपने शर्ट बनाया, आपको शर्ट में काज बनाना है, बटन लगाने हैं, कॉलर बनाने हैं। दोस्तों इसके लिए भी अलग मशीनें हैं। हो सकता है कि वो जो आप मशीनें लें उनकी कैपेसिटी 500 पर डे हो। तो दोस्तों आपके प्रोजेक्ट की कैपेसिटी मुझे बताइए, क्या 5000 होगी जो कटिंग की है, या 1000 होगी जो स्टिचिंग की है, या 500 है जो काज और बटन की है। दोस्तों मतलब ये है कि अगर आपने 1000 शर्ट्स का कपड़ा काट लिया, सिलाई तो हुई उनकी 1000 की, और वो जब 1000 सिल के रखी गई आपकी शर्ट्स, तो उसमें काज बटन तो 500 में ही लग पाया, तो वो ढेर लगता जाएगा। उसका आप क्या करेंगे? इसलिए आपको या तो जो काज बटन की मशीन है उनका डबल सेट लेना पड़ेगा जितना आप स्टिचिंग मशीन का है, अगर आप 1000 शर्ट पर डे बनाना चाहते हैं। अगर आप 5000 बनाना चाहते हैं तो जितनी आपकी सिलाई मशीन है उसकी 5 टाइम्स लेनी पड़ेगी, जितनी कटिंग काज बटन की है उसकी 10 टाइम्स लेनी पड़ेगी। यानी आपको डिसाइड करना है कि भाई आप कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाना चाहते हैं और आपस में उन मशीनों को बैलेंस कर लें। ये भी हो सकता है दोस्तों, इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि 5000 कटिंग, 1000 सिलाई और 500 काज बटन। यानी आप कहें कि भैया मैं तो देखिए सिलाई मशीन पे भी थोड़ा कम ही रखूंगा, उनको कम चलाऊंगा या उनको कम आधी कर लूंगा मशीनों को, और मैं चाहे 5000 कट जाए मैं 5000 नहीं काटूंगा, मैं तो अपनी कैपेसिटी पहले 500 शर्ट पर डे के हिसाब से ही रखूंगा। तो आपको इंस्टॉल कैपेसिटी जब कैलकुलेट करनी है दोस्तों, तो हर मशीन की आपको कैपेसिटी बतानी है पर 8 आवर्स, पर 20 आवर्स, पर डे, पर मंथ। जो भी आप अपने सप्लायर से, जो मशीन के सप्लायर होंगे उनसे पूछकर इसको अच्छी तरह से देखकर फाइनल करेंगे दोस्तों। फिर आप डिसाइड कीजिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कि आपका, क्योंकि आपको एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करना है और एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है। यहां मैंने आपको बताया एक दिन का। फिर आप बताइए कि साहब मैं अगर 1 घंटे का आप कहीं पर किसी प्रोजेक्ट में निकालते हैं, तो आप बताइए कि मैं एक दिन में कितने घंटे काम करूंगा। यानी ये जो मैंने कैपेसिटी बताई, ये हो सकता है 8 घंटे की हो, ये हो सकता है 16 घंटे की हो। फिर दोस्तों आप बताइए कि मैं एक साल में कितने दिन काम करूंगा। नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि आप 300 डेज वर्किंग करेंगे एक साल में, क्योंकि बाकी दिन वीकली हॉलीडे, कभी दिवाली है, कभी ईद है, कोई और छुट्टी है, उसकी वजह से हमें छुट्टी करनी पड़ती है। तो आप मान सकते हैं कि अगर सिंगल शिफ्ट में करेंगे तो 8 घंटे का करेंगे, या डबल शिफ्ट में करेंगे तो 16 घंटे का करेंगे। और आप अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करिए आगे आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। दोस्तों काफी कुछ आपने कर लिया है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है दोस्तों। अब आप जो नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वहां लिखेंगे रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बताएंगे कि भाई मेजर रॉ मटेरियल क्या क्या है, रॉ मटेरियल के मेजर सप्लायर्स कौन है, इसका ऑर्डर पीरियड क्या है। यानी ऐसा तो नहीं कि आज ऑर्डर देंगे 15 दिन बाद आता है या 1 महीने बाद आता है, क्योंकि आपकी वर्किंग कैपिटल उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी। आप ये भी बताइए कि साहब रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए कि ये लोकली अवेलेबल है या हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप रॉ मटेरियल के बारे में अलग से एक चैप्टर बना देंगे दोस्तों। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी मैन पावर। दोस्तों यहाँ मैन पावर में आप बताएंगे कि कितने आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, कितने सेमी स्किल्ड चाहिए, कितने अनस्किल्ड चाहिए, उनकी सैलरी क्या होगी, सुपरवाइजर कितने चाहिए, अकाउंट्स में कौन चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर क्या होगा, उसकी कितनी सैलरी होगी। यहाँ पर आप जो मैन पावर है उनके बारे में पूरी डिटेल अलग से एक चैप्टर बनाइए मैन पावर का। दोस्तों आप नेक्स्ट
चैप्टर रखिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, इम्प्लीमेंटेशन प्लान या इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। दोस्तों इसमें आप बताइए कि आपके प्रोजेक्ट के शुरू करने से इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन में लाने तक कितना समय लगेगा अगर आप एक इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो बताइए शुरू करने से उसके एक्चुअल में फर्स्ट सेल करने तक कितना समय लगेगा। हो सकता है अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाने में बताइए कितना समय लगेगा। आप बताइए कि साहब जो मशीन है उसका हम आज ऑर्डर करेंगे या 15 दिन बाद ऑर्डर करेंगे या 1 महीने बाद ऑर्डर करेंगे, और अगर बिल्डिंग बनने में 6 महीने लगेंगे तो मशीन का ऑर्डर भी इसी तरह करिए कि जब बिल्डिंग कंप्लीट होने को हो तब मशीन की डिलीवरी आनी शुरू हो जाए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको अपने आर्किटेक्ट को, आपको मशीन सप्लायर को, आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देख रहे हैं उनको, जो यूटिलिटीज पे काम कर रहे हैं, बिजली की, पानी की, उन सभी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको इस इंप्लीमेंटेशन प्लान या इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल को फाइनल करते हुए। दोस्तों ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपना इंप्लीमेंटेशन प्लान ठीक तरह से नहीं प्लान करेंगे तो हो सकता है कल हमारी कॉस्ट ओवररन्स हो जाए। माने अगर हमने आज कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और हम उसको धीरे धीरे करते रहे, हमने इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल को एडहेयर करना या उसको अचीव करने का तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है दोस्तों कल ईंट के दाम बढ़ जाएं, सरिये के दाम बढ़ जाएं, सीमेंट के दाम बढ़ जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि जो मशीन सप्लायर है उससे आज हमने बात की, रेट फाइनल करे, ऑर्डर देने में हमने 6 महीने लगा दिए, जब हम उसके पास गए अपना लोन वोन सब सैंक्शन करा के, उसने कहा कि भाई साहब अब तो रेट बढ़ गए 20%, अब तो प्राइस हाइस हो गई। तो इसलिए दोस्तों इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल बहुत ध्यान से बनाइए। और दोस्तों खास तौर से इसलिए भी कि अगर आपके इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल में अनड्यू देरी हो जाती है तो बिना किसी डिफॉल्ट के बैंक आपके प्रोजेक्ट को एनपीए भी डिक्लेयर कर देते हैं। ये गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। दोस्तों यहां तक आपने कर लिया अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। अब आप जरा एक नया चैप्टर डाल दीजिए, यहां पर उस पर लिख दीजिए लीगल एस्पेक्ट एंड लाइसेंसिंग इश्यूज। दोस्तों लीगल एस्पेक्ट एंड लाइसेंसिंग इश्यूज में जैसे अगर आप एक फूड प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप यहां लिखिए कि मुझे एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए मैंने क्या अभी कार्रवाई शुरू कर दी या मैंने ले लिया है, या आप अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप बताइए कि मेरे पास जो भी रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग है वो मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं या उनका क्या स्टेटस है, जितने भी लाइसेंस मुझे चाहिए अपने बिजनेस के लिए। दोस्तों अब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एक बहुत अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब हम टेक्निकल चीजें हमने डिस्कस कर ली, अब हम कुछ फाइनेंशियल चीजें डिस्कस करेंगे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो कंक्लूजन होता है वो यही होता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकल फेजिबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजिकली भी वो ठीक होना चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजिकली कोई उसमें दिक्कत नहीं है, और फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए, यानी वो इतना प्रॉफिट कमाना चाहिए कि आपका जो लोन है उसको भी रीपे कर दे और आपके लिए भी पैसे बच जाएं सारे खर्चे निकालने के बाद। दोस्तों इसलिए ये जो फाइनेंशियल पार्ट अब हम शुरू कर रहे हैं उसका जो चैप्टर का नाम है वो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है और मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, यानी कितना पैसा लगेगा टोटल प्रोजेक्ट के लिए और वो पैसा कहां से आएगा। दोस्तों मैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा यहीं आज ही इसी क्लास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिस्कशन करते हुए। लेकिन मैं आपको एक और अभी दोस्तों बताता हूं, क्योंकि यहां तो आप इस चैप्टर में तो लिखिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बताइए और मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, इसकी डिटेल मैं अभी आपको बताता हूं। आप एक और चैप्टर डाल लीजिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, इकोनॉमिक वायबिलिटी। यानी आपने ठीक है प्रोजेक्ट तो बना लिया, कॉस्ट भी लगा ली, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग भी आपके पास लोन और अपना मार्जिन मिलाकर है, लेकिन ये इकोनॉमिकली वायबल भी है या नहीं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन को देखना होगा। नॉर्मली दोस्तों हम करते हैं कि जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पहले साल में मानते हैं कि उसका आप 50% यूटिलाइज करेंगे, दूसरे साल में 60, तीसरे साल में 70, 80 और फिर उसके बाद ये कंटिन्यू कर सकता है। दोस्तों आपको यहाँ इकोनॉमिक वायबिलिटी में सेल फोरकास्ट भी करना पड़ेगा कि भाई देखिए जितना हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसका जितना हम कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे
उससे सेल्स कितना होगा, यानी आपको सेल प्राइस डिसाइड करना होगा बेस्ड ऑन द कंपटीशन, बेस्ड ऑन द मार्केट, और आप सेल कैलकुलेट करेंगे कि हमारी सेल्स कितनी होगी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर। और फिर अगर हमें अगले 5 साल का अपना प्रोजेक्शन बनाना है तो ये 50, 60, 70, 80 या जो भी आपको लगता है कि आप उतनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर लोगे पहले 4-5 साल में, उसके हिसाब से दोस्तों फिर आपको खर्चों के बारे में बताना है कि जो कॉस्ट है हमारी प्रोडक्शन की वो कितनी होगी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। दोस्तों इसके लिए देखिए आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कुछ सपोर्टिंग स्टेटमेंट बनाने होंगे। यानी आपको पहले तो बेसिक एजम्पशंस बतानी होगी। बेसिक एजम्पशंस में दोस्तों ये आपको बताना होगा, एक अलग से पेज बनाइए, अलग से एक चैप्टर बनाइए कि क्या क्या एजम्पशंस हमने लिए हैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। वहां पर एक तो आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जैसे आपने बता दिया, तो आप ये बताइए कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बेस्ड है हमारी ऑन द मशीन्स और जो सप्लायर ने हमें कहा है उसके ऊपर, या जितनी मैन पावर हम रखेंगे उसके ऊपर। अब आप एजम्पशंस लीजिए कि साहब हम पहले 5 साल में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो हम कितना करेंगे। आप एजम्पशंस लीजिए कि हम डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाएंगे। आप एजम्पशंस लीजिए कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने लोन पर, टर्म लोन पर और वर्किंग कैपिटल पर कितना लिया है। आप एजम्पशन स्टेटमेंट में दीजिए कि साहब हमने रिपेयर मेंटेनेंस में कितने % या कितना अमाउंट हमने सोचा है कि हम खर्च करेंगे। दोस्तों एक थंब रूल्स आप ये समझ लीजिए कि बिल्डिंग के ऊपर हो सकता है लगभग 5% ऑफ जो कॉस्ट है आपकी वो हो पहले साल में, और अगले साल में और उसमें थोड़ा इजाफा आप कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पर हो सकता है कि आपका जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो लगभग 10% ऑफ कॉस्ट हो। तो ऐसे आप कुछ एजम्पशंस स्टेटमेंट दीजिए अपनी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, और साथ में बताइए कि जो बेसिस है इनका आपने क्या लिया है। साथ में दोस्तों आप उसके बाद आपको डिटेल्ड कैलकुलेशन देनी होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी हम उसको बोलते हैं, हम उसको सीएमए डाटा भी बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि सीएमए डाटा क्या होता है और हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बताएंगे कि भैया हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, आपका लोन भी उतार देगा, हमें भी फायदा देगा। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि आप जब भी बैंक के पास जाएंगे तो आपको अपनी नेगेटिव चीजें भी बतानी है जरूर। तो दोस्तों आपको बताना है बैंक्स को कि साहब देखिए हमारी स्ट्रेंथ तो ये है लेकिन कुछ वीकनेस भी है, वो ये है, लेकिन हम इनसे कैसे पार पाएंगे ये भी आपको बताना है यहां पर अपनी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो एक दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस होती है SWOT। एस से होता है स्ट्रेंथ, W से होता है वीकनेस, O से होता है अपॉर्चुनिटीज और T से होता है थ्रेट्स। तो आपको ये शॉर्ट एनालिसिस कर कर बताना है बैंक्स को कि हमारा जो प्रोजेक्ट है देखिए साहब वो कैसा है। और दोस्तों लास्ट का जो चैप्टर है वो आप लिखिए कंक्लूजन। यहां बताइए, मैं भी आपको बताऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हुए कि हम कुछ रेशोज भी निकालेंगे, मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि हमारी सारी रेशोज ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, टेक्निकली हम फिजिबल हैं और इकोनॉमिकली हम वायबल है। ये हुई हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक पार्ट। दोस्तों मैं अब आपको बताता हूं जो मैंने आपसे कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग करनी थी उसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कैसे निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। दोस्तों मैं बताता हूं जब आप अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग करेंगे अपने प्रोजेक्ट की तो आपको जो बताना होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, कितना पैसा लगना है, ये तो आपको एक एस्टिमेशन बहुत जरूरी है कि भाई हमारे इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, और वो फिर हम देखेंगे कि वो पैसा कहां से आएगा। दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के जो कंपोनेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, एस्केलेशन एंड कंटिजेंसीज, प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, और लास्ट में वर्किंग कैपिटल। अब दोस्तों इन सब के बारे में अलग अलग चैप्टर बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में और देखेंगे उनमें क्या लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले एक चैप्टर बनाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, लैंड। यहां दोस्तों हम टोटल लैंड की कॉस्ट डिसाइड करेंगे, फाइनल करेंगे। तो यहां दोस्तों कैसे हम फाइनल करेंगे, एक तो जो कॉस्ट ऑफ लैंड है यानी कोई हमारा एग्रीमेंट है क्या परचेज करने का लैंड, वो हम बताएंगे। हम कहेंगे कि ये हमने साहब एग्रीमेंट फाइनल कर लिया है, क्या हमने सेल डीड या लीज डीड करा ली है, या हमको कोई गवर्नमेंट से लैंड अलॉट हुई है, कितने में अलॉट हुई है,
उसकी डिटेल हम लिखेंगे कि हमारा कॉस्ट जो है वो इतनी है। साथ में हम लिखेंगे कि यहाँ पर लैंड में सब थोड़े गड्ढे वड्ढे से हैं, तो हमें इसको डेवलपमेंट में कुछ खर्च करना पड़ेगा इस लैंड के लिए। अगर जरूरत है तो लैंड के डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हम यहाँ एस्टिमेट करके लिखेंगे। दोस्तों इसके बाद स्टैंप ड्यूटी अगर हम दे चुके हैं तब भी लिखेंगे, ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में आती है। और अगर देनी है तब भी लिखेंगे कि साहब देखिए हमारी स्टैंप ड्यूटी भी लगेगी। दोस्तों इसके अलावा अगर ये जो लैंड है वो किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट एजेंसी की है, पहले वो किसी थर्ड पर्सन को अलॉट हो चुकी, हम ट्रांसफर करा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ट्रांसफर चार्जेस भी हमें देने पड़े सरकार को, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी यहाँ हम ऐड कर देंगे। और इस तरह से हम टोटल लैंड की कॉस्ट डिसाइड कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अपनी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। दोस्तों दूसरा एक और अब हम नया पेज बनाते हैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। वहां पर हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग में दोस्तों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक आर्किटेक्ट सेलेक्ट करना होगा और आर्किटेक्ट साहब को बताना होगा कि साहब पहले तो हमारा ये जो नक्शा है उसको पास करवाइए यहाँ पे। और दोस्तों नक्शा अगर पास है तो हम कहेंगे इस नक्शे के हिसाब से अब हमारी साहब आप एस्टिमेट बता दीजिए कि कितना होगा। लेकिन साथ में हम ये भी बताएंगे कि साहब नक्शे के हिसाब से तो हो सकता है कि हम 8000 स्क्वायर फीट कवर कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी जरूरत नहीं है फर्स्ट फेज में। हम साहब फर्स्ट फेज में हम 4000 स्क्वायर फीट ही कवर करेंगे, बाकी एरिया हम बाद में अगले जब एक्सपेंशन होगा तब करेंगे। तो हम बताएंगे अपने आर्किटेक्ट को कि साहब हमारा जो बिल्डिंग का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो कितना है, जितना अप्रूव है बिल्डिंग प्लान के हिसाब से उतना है या कुछ हमारा कम में काम चल सकता है। फिर हम उनको बताएंगे कि भैया हमारा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर बिल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। दोस्तों इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारी जो बिल्डिंग कॉस्ट है वो बहुत डिपेंड करेगी। हम फ्लोरिंग कैसी डालना चाहते हैं, हम जो छत है वो हमारी कैसी छत होगी, आरसीसी की होगी, एसीसी की होगी, हमारी जो हाइट है वो डबल होगी या सिंगल होगी, कितनी होगी हमारी हाइट, कितने फुट होगी। दोस्तों इन सब चीजों के ऊपर हमारी जो बिल्डिंग कॉस्ट है वो डिपेंड करेगी। फिर हम आर्किटेक्ट से कहेंगे अब आप हमारा जो एस्टिमेट है वो बना दीजिए बिल्डिंग का, और वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारी टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट अगर हमें बनानी है। ऐसा नहीं बनानी तब भी आप कहेंगे भैया मैंने तो कहा था कि भैया बिल्डिंग की कॉस्ट जरूर लिखना है, तो बनानी हो या ना बनानी हो लिख दें। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर आपने लैंड बिल्डिंग बनी बनाई ले ली तब कोई बात नहीं है, आप रेंट पर ले रहे हैं तब कोई बात नहीं, आपके खर्चे में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आप बनाइए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लांट एंड मशीनरी। यहां पर आपको प्लांट एंड मशीनरी की टोटल कॉस्ट बतानी है कि भैया हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी में कितना खर्चा होगा। दोस्तों यहां बताइए आपकी कौन कौन सी मशीन आपको चाहिए, और ये जो मशीन चाहिए ये डिपेंड करेंगी जो मैंने आपको बताया था प्रोसेस फ्लो चार्ट से। वहां से आप इसको कोरिलेट करिए कि देखिए ये प्रोसेस था हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, इसके लिए ये मशीन चाहिए, ये प्रोसेस था इसके लिए ये मशीनें चाहिए। तो आप उससे कोरिलेट कर बताइए कौन कौन सी मशीनें आपको चाहिए। दोस्तों फिर आप बताइए कि आप किससे खरीद रहे हैं, सप्लायर कौन है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो आपको सस्ती मशीन दे आप उसी से खरीदें, क्वालिटी भी साथ में आपको देखनी है। क्वालिटी और रेट दोनों चीज देखकर आप अपना सप्लायर फाइनल कीजिए और यहां बता दीजिए कि साहब हम मशीन इनसे ले रहे हैं, इनकी कोटेशन हमने लगा दी है और उसका प्राइस ये है। दोस्तों बैलेंसिंग ऑफ मशीन भी आपको यहां ध्यान रखना है जरूर। ऐसा ना हो दोस्तों कि एक टाइप के प्रोसेस में आपकी कैपेसिटी 5000 पीस और दूसरी टाइप के प्रोसेस में आपकी जो कैपेसिटी है वो कुल 500 पीस हो। तो ये आप देख लीजिएगा मशीन फाइनल करते हुए। और दोस्तों साथ में फिर आप उसमें बताइए कि भैया ड्यूटी टैक्स ये कितना लगेगा। इसको भूल मत जाइए दोस्तों, क्योंकि जीएसटी लगेगा या आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम लगेगा, आने जाने का जो भाड़ा लगेगा उसको भी आप प्लीज यहाँ पर ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए प्लांट एंड मशीनरी की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से नहीं किया, लोन सैंक्शन हो गया, बाद में आपको पता चलेगा कि अरे कुछ चीजें तो रह गई, अब क्या करूं, अब उसका पैसा कहां से लाऊं। उसके लिए थोड़ा प्रोविजन तो मैं आपको करा दूंगा यहाँ इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक चैप्टर बनाइए अदर फिक्स्ड एसेट। दोस्तों आप ऑफिस बनाएंगे, आपको अपने लिए भी तो टेबल चेयर चाहिए, आपको कुछ कंप्यूटर चाहिए, स्टाफ होगा, उनके लिए भी आप टेबल चेयर का अरेंजमेंट करेंगे, नेटवर्किंग का अरेंजमेंट करेंगे, उनके लिए पानी पीने के लिए कोई मशीन रखेंगे, चाय बनाने के लिए कोई मशीन रखेंगे, इस तरह। और जो अदर फिक्स्ड एसेट्स फर्नीचर फिक्सर हैं
उनका आप बताइए कि लगभग कितना कॉस्ट लगेगा आपके इस प्रोजेक्ट में। दोस्तों इसके बाद आप जितना लोन कैलकुलेट करेंगे उसका, जैसे मैंने आपको बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, वो यहां अब उसकी इंपॉर्टेंस और बताता हूं आपको। आपने अपना एक प्रोजेक्ट लगाना शुरू किया दोस्तों, और वो प्रोजेक्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन तक आने में अगर उसको 1 साल या 1.5 साल लगता है, उस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा दोस्तों, प्रिंसिपल में तो आपको मोरेटोरियम मिल जाएगा, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट होगा वो तो आप जिस दिन पहली इंस्टॉलमेंट ले लेंगे, अगर आपने 5 करोड़ का लोन लिया और पहली इंस्टॉलमेंट आपने 10 लाख की ली, आपको तो जिस दिन आप पहली इंस्टॉलमेंट ले लेंगे उस दिन से उतने पैसे पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी आपके पास तो कोई कमाई नहीं है, आप कहां से देंगे? तो आप कहिए कि जो हमारा इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल हमने साहब बनाया था वहां पर, उतने दिन का जो ब्याज है उसको भी आप कैपिटलाइज कर दीजिए, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में लिख दीजिए। उसका भी अपना मार्जिन जो होगा वो मैं दे दूंगा, बाकी पैसा आप लोन में से ही एडजस्ट करते रहिए। तो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालिए आप, जो आपका इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल है उसके हिसाब से। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि भाई थोड़ा तो मैं एडजस्ट करा दूंगा आपसे, अगर कॉस्ट कुछ बढ़ गई आपकी, यानी कभी सरिये के दाम बढ़ गए, ईंट के दाम बढ़ गए, सीमेंट के दाम बढ़ गए, कोई प्लांट एंड मशीनरी के रेट बढ़ गए, या आपने जब अपना प्लांट एंड मशीनरी फाइनल की थी, एक तो मशीन आप भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा कि यार वो डीजी सेट भी तो लेना था। यहाँ तो पावर की प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो डीजी सेट भी चाहिए, या आप कभी भूल गए, या जब आप बिजली लेने गए तो आपकी जो बिजली सप्लाइंग कंपनी है उसने कहा कि भाई साहब ट्रांसफार्मर लगेगा और ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट होगी वो तो आपको देनी होगी। अब कहां से लाए? तो दोस्तों मैंने कोई जुगाड़ से नहीं कहा था कि मैं आपको यहाँ एडजस्ट करा दूंगा, मैंने कहा है आप डालिए एस्केलेशन एंड कंटिंजेंसी। जी हाँ, आप कहिए कि देखिए बिल्डिंग में मैं 5 से 10% एस्केलेशन कंटिंजेंसीज का प्रोविजन करता हूं, और प्लांट एंड मशीनरी में भी 10 से 15% का जो कॉस्ट है उसका हम प्रोविजन कर रहे हैं यहाँ एस्केलेशन यानी प्राइस हाइक के लिए, और कंटिंजेंसीज यानी कोई ऐसी चीज जो हम अभी भूल रहे हैं, बाद में हमें पता चले कि ये भी जरूरी है, उसके लिए ये भी पार्ट होगा दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। दोस्तों इसके बाद आपको अगर कंपनी बनानी है, बताइए कंपनी बनाने की फीस कौन देगा? कोई सरकारी खर्चा है किसी लाइसेंस को लेने में, बताइए वो पैसा कहां से आएगा? बैंक में आपको लोन अप्लाई करना है, वो कहता लाइए प्रोसेसिंग फीस लाइए, वो पैसा कहां से लाएंगे? आपको बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट लगाने से पहले, यानी कभी सब प्लांट सप्लायर के पास जाना है, कभी आर्किटेक्ट के पास जाना है, कभी टेक्नोलॉजी के आपको जो लेने के लिए उसके लिए मीटिंग करनी है, जाना है, वो पैसा कहां से लाएंगे? प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस आप डाल दीजिएगा या अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में एस्टिमेट करके कि जो चीजें मैंने आपको बताई उनमें लगभग कितना पैसा लगेगा। और दोस्तों साथ में जो वर्किंग कैपिटल है वो भी यहाँ लिख दीजिए आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो भी तो चाहिए। प्रोजेक्ट लगा लिया, लैंड ले ली, बिल्डिंग बना दी, मशीन लगा दी, फर्नीचर फिक्सर्स भी लगा दिया, अब भैया जो फैक्ट्री है या हमारा जो कॉमर्शियल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बन के खड़ा है, अब उसमें माल कहां से लाएंगे? उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो दोस्तों उसका प्रोविजन मैं बताऊंगा कैसे करेंगे वर्किंग कैपिटल का। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का है वो है मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग के दोस्तों ये 3 मेजर सोर्सेज हैं, आपकी कैपिटल, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन आपका या आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे भी हो सकता है। यहां पर आपको इनकी बैलेंसिंग भी करनी है। अधिकतर आप ये मान के चलिए कि जितना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है भैया उसका 25% से लेकर 35-40% तक अपना लगाइए, बाकी पैसा लोन पर ले लीजिएगा, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। दोस्तों मैं आपको अब बताता हूं कि आप अपने प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी कैसे निकालेंगे, यानी कैसे प्रूव करेंगे, बैंक्स को कैसे बताएंगे कि साहब देखिए मेरा प्रोजेक्ट जो है वो वायबल है। तो आपने पहले सेल्स मैंने आपको बताया आप कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्तों ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, इसके लिए आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, जो कंज्यूमेबल्स लगेंगे उनकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, पावर एंड फ्यूल में आपको बताना पड़ेगा, जहां मैंने आपको बताया था कि बेसिस ऑफ एजम्पशंस क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा
कि मेरी जो पावर की रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन द मशीन, किस मशीन में कितने हॉर्स पावर की मोटर लगती है, मुझे अपने लाइट और एसी और फैन वगैरह के लिए और कंप्यूटर के लिए कितने हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल पावर कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम चार्जेस क्या हैं, हमारा कितने का बिल आएगा नॉर्मली। तो आप पावर एंड फ्यूल में इसकी पूरी कैलकुलेशन की। दोस्तों फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैन पावर में मैंने आपको कहा था कि आप बताइए कि आपको एक प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, आपको सेल्स मैनेजर चाहिए, आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, उनकी भी मंथली सैलरी के हिसाब से आप एनुअल कॉस्ट निकाल लीजिए। दोस्तों रिपेयर मेंटेनेंस का मैंने कुछ आपको बेसिस बताया था, आप उस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बताइए कि इंश्योरेंस की, आपके प्लांट एंड मशीनरी की, बिल्डिंग की, आपके वर्किंग कैपिटल के लिए स्टॉक की, यानी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, जो स्टॉक आपके पास रहेगा, उन सब चीज़ों का जो इंश्योरेंस है उसका लगभग एनुअल खर्च कितना होगा। साथ में अब जितना आपने लोन प्रपोज किया है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग में, आप बताइए कि लगभग हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ये एज्यूम किया है और इसके बेस पर और हमारे लोन के बेस पर जो इंटरेस्ट होगा सालाना वो कितना होगा। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दोस्तों आप मान सकते हैं बेस्ड ऑन योर टाइप ऑफ इंडस्ट्री कि आप 5% ऑफ टोटल सेल्स से लेकर 10% ऑफ सेल्स आप मान सकते हैं कि आप सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च करेंगे। डेप्रिसिएशन में दोस्तों आप देखिए कि कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या रेट्स हैं डेप्रिसिएशन के अलग अलग एसेट्स के ऊपर, और उसी के हिसाब से पहले आप एजम्पशंस में, जहां मैंने आपसे कहा था कि बेसिस ऑफ एजम्पशंस, वहां बताइए कि हमने डेप्रिसिएशन के ये रेट लिए हैं साहब, हम रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए उस एजम्पशंस के बेस पर। दोस्तों उसके बाद आप बताइए कि क्योंकि हम किस कॉन्स्टिट्यूशन में काम कर रहे हैं और उसमें जो टैक्स रेट है वो कितना है और जो प्रॉफिट आएगा उसमें से कितना हमें टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स के बाद हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कितना बचेगा। दोस्तों अब आपको अपने प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी प्रूव करने के लिए आपने प्रॉफिट तो निकाल दिया कि प्रॉफिट आ गया, लेकिन क्या ये प्रॉफिट काफी है ये दिखाने के लिए दोस्तों, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए, बैंक्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कुछ रेशोज निकालनी पड़ेंगी। जैसे आपको डेट सर्विस कवरेज रेशो यानी DSCR, आपको डेट इक्विटी रेशो, आपको ब्रेक इवन पॉइंट, आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आपको करंट रेशो, इस तरह की दोस्तों आपको कुछ रेशो यहाँ पर निकाल कर बतानी पड़ेंगी कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, देखिए साहब ये इकोनॉमिकली वायबल है। टेक्निकली फिजिबल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रमोटर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और अपने प्रोजेक्ट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये लिखकर दोस्तों अब आपको जो कंक्लूजन मैंने पेज बताया था वहां पर आप लिखिए कि इस तरह से मेरा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली फिजिबल है और इकोनॉमिकली वायबल है। दोस्तों मैं आपको ना एक और बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ कुछ वेबसाइट के एड्रेसेस जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको फिर दोस्तों आप जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। तो मैं दोस्तों यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा और यहाँ इन वेबसाइट्स पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की सारी जानकारी जो भी मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी है। मैं दोस्तों आपको साथ में ये दिखा दे रहा हूँ थोड़ा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं CMA डाटा, उसका एक झलक आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो किस तरह का होता है। तो दोस्तों ये एक CMA डाटा का मैं फॉर्मेट बता दे रहा हूँ आपको ब्रीफ में। इसमें फॉर्म 1 होता है, इसमें हम बताते हैं कि साहब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, या अगर हम एग्जिस्टिंग कोई फैसिलिटी यूज कर रहे हैं तो वो किस किस बैंक से कितनी कितनी है। दोस्तों यहाँ हम ये भी बताते हैं इस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में, जिसको हम CMA डाटा बोलते हैं, कि हमारी कौन कौन सी एसोसिएट कंसर्न है, जो हमने वहां भी बताई थी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जब हम प्रोमोटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमें एसोसिएट कंसर्न्स के बारे में भी बताना है, उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है 3 साल की वो भी डिटेल देनी है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सी आपकी एसोसिएट कंसर्न्स हैं, यानी आप में से जो भी प्रमोटर हैं वो किसी और दूसरी फर्म कंपनी में या एज ए प्रोपरेटर अगर कहीं और एसोसिएटेड हैं उनके बारे में आपको डिटेल देनी है कि उनकी जो बोरोइंग है वो किस बैंक से, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने ले रखी है, कितनी है और क्या वहां पर कोई ओवर ड्यूज तो नहीं है। दोस्तों इसके बाद आपका ऑपरेटिंग स्टेटमेंट शुरू होता है जहां पर आप बताते हैं कि हमारी सेल्स कितनी है, डोमेस्टिक कितनी है और एक्सपोर्ट कितनी है। आप ये भी बताते हैं फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हुए इस सीएमए में जो मैंने आपको पूरा बताया पहले कि हमारा रॉ मटेरियल कितना है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताया सब सैलरी, वेजेस, पावर और भी जितने मैंने आपको सब एक्सपेंसेस बताए उनके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा और इस तरह से आप टोटल कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेंगे। सेल्स में से इसको घटाकर आप प्रॉफिट और फिर उसके बाद टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। दोस्तों इसी तरह आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे। यहां पर आप पिछले 2 सालों का अगर आप एग्जिस्टिंग है तो एक्चुअल देंगे और आने वाले सालों की आप यहां पर प्रोजेक्शंस यानी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी देंगे बैंक को। तो आप बताएंगे कि टोटल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी साहब, हमारी जो टर्म लायबिलिटीज हैं उनका बैलेंस कितना होगा हर साल के 31 मार्च को। आप ये भी बताएंगे कि हमारी करंट एसेट्स जो होंगी उनका बैलेंस कितना होगा या फिक्स्ड एसेट जो हैं वो हमारे प्रोजेक्शंस क्या क्या हैं। फिर दोस्तों आप बनाएंगे यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और क्योंकि आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है दोस्तों वर्किंग कैपिटल के लिए एमपीबीएफ यानी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकाला जाता है। आपको यहाँ बताना है कि भैया देखिए हमारी जो रॉ मटेरियल है वो कितने दिन का हम रखेंगे, जो हमारा वर्क इन प्रोसेस है वो कितने दिन का होगा, फिनिश गुड्स का है वो कितने दिन का होगा, डेटर्स हमारे कितने दिन के होंगे, हमारे क्रेडिटर्स हमें कितने दिन के मिलेंगे। इस तरह से आप अपना वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाएंगे कि हमारा जो सोर्स है जो फंड्स का वो क्या रहेगा और उसको हम हर साल कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। और दोस्तों लास्ट में फिर आप रेशोज भी निकाल देंगे जो मैंने आपको बताया मेन। और लीजिए दोस्तों आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा, आप नोटबुक लेकर बैठे होंगे, आपने आज बहुत सारा नोट डाउन किया होगा कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।